हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लेट्स कंटिन्यू। आर्टिकल्स की बात हो रही थी, डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑर्डिनल्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किस तरह से करते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट। हाँ, द फर्स्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट, द लास्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आगे इसके और भी यूजेस हैं डेफिनेट आर्टिकल के। जैसे कि हम जानते हैं द डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इंग्लिश का सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड है। हाँ, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड। मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड का मतलब सबसे ज्यादा काम आने वाला वर्ड है THE, द। तो अब आप सोचिए, जो वर्ड इतना फ्रीक्वेंट है, इतना ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में, उसके यूज भी कितने सारे होंगे। ठीक है ना। तो अगला यूज आई थिंक योगा फोर्थ यूज। फर्स्ट था डेफिनेट नाउन, दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, तीसरा ऑर्डिनल्स। तो अब ये फोर्थ यूज है। फोर्थ यूज में हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल को किस तरह से कभी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है, हम अपने सेंटेंस में सिंगुलर कॉमन नाउन, नाउ वी ऑल नो व्हाट कॉमन नाउन इज। कॉमन नाउन क्या होता है हम सभी जानते हैं। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम जो कॉमन है सबके लिए, जातिवाचक संज्ञा जो सबके लिए कॉमन है। एक तरह के इंसान, एक तरह की चीजें, एक तरह के जानवर वगैरह। तो अगर हम अपने सेंटेंस में सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज उसकी पूरी क्लास को, उसकी पूरी जाति को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ठीक है, जेनेरिक सेंस में, मतलब जैसे एनिमल्स के नाम कॉमन नाउन होते हैं, जानवरों के जो नाम होते हैं वो कॉमन नाउन्स में आते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि एक कॉमन नाउन यूज करके उसकी पूरी क्लास, उसकी पूरी जाति की विशेषता बताते हैं, उसकी पूरी क्लास को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब हम उस कॉमन नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, बिफोर a singular common noun, singular common noun used to represent the whole class, used to represent the whole class. क्लास का मतलब उसकी पूरी क्लास, उसकी पूरी जाति। जैसे एनिमल्स का नाम, काउ इज एन एनिमल, है ना, काउ कहते हैं गाय को। तो कभी कभी काउ का यूज सेंटेंस में, काउ का यूज आप उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हो। मतलब जो विशेषता सारी काउज में होती हैं वो बताने की कोशिश करते हो। ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स हैं, द कैंगरू is found only in Australia. Only in Australia. कैंगरू जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंगरू, इसको पढ़ते हैं कैंगरू, कंगारू नहीं होता, इट्स कैंगरू। कैंगरू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू नाम का जानवर कहाँ पाया जाता है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। The lion is a wild animal. The lion is a wild animal. The goat is a domestic animal. The goat is a domestic animal. Domestic animal means घरेलू जानवर, पालतू जानवर जिसको पाला जाए, है ना। तो आप देखो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं द कैंगरू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका मतलब जितने भी कैंगरूज हैं, हम कैंगरूज की जाति की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है ऑल कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सारे कैंगरूज कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं। ऑल कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ द कैंगरू का मतलब किसी एक कैंगरू से नहीं है, यहाँ कैंगरू का मतलब सभी कैंगरूज से है, ऑल कैंगरूज। ठीक है ना। द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। शेर जो है वो एक जंगली जानवर होता है। सारे शेर जंगल में रहते हैं, शेर घरों में कब रहते हैं? द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल का मतलब ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। तो आपने जो नाउन यूज किया है ना, लायन, वो कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है और सिंगुलर है ना। तो हमने यही कहा कि अगर हम कभी अपने सेंटेंस में किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज, सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज उसकी पूरी क्लास के लिए करते हैं, उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। द गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल।
गोट, बकरी जो है वो एक घरेलू और पालतू जानवर है, मतलब सारी गोट्स जो हैं वो इस तरह की हैं। गोट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ द गोट से आपका मतलब किसी एक गोट से नहीं है, यहाँ गोट से आपका मतलब है पूरी जाति से, पूरी क्लास से, है ना। तो कॉमन नाउन होना चाहिए और कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और सेंटेंस में वो कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को डिस्क्राइब करना चाहिए, तब आप उस कॉमन नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देख सकते हैं इसके। द सनफ्लावर इज नॉट अ सिंगल फ्लावर। सनफ्लावर जो होता है ना, एक सूरजमुखी का फूल, वो एक फूल नहीं होता, वो अपने आप में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। सनफ्लावर एक फूल में बहुत सारे फूल होते हैं। तो द सनफ्लावर इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट इज इन फैक्ट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ द सनफ्लावर से मतलब ये विशेषता, ये क्वालिटी किसी एक सनफ्लावर की थोड़ी ना है। ये बात जो हम कह रहे हैं ये सारे सनफ्लावर के जो फूल होते हैं उन पर लागू होती है, मतलब ये क्वालिटी सनफ्लावर्स की है ना। तो सिंगुलर कॉमन नाउन है सनफ्लावर, और डिस्क्राइब कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अपनी पूरी क्लास को। द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस। द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस। कंप्यूटर का यूज जो है वो टीचिंग के पर्पस से किया जाता है। इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग, इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल पर्पस मतलब टीचिंग पर्पस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज जो है वो टीचिंग के पर्पस से किया जाता है ना। मतलब सारे कंप्यूटर्स, ये किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की क्वालिटी थोड़ी ना है कि ये वाला कंप्यूटर टीचिंग के लिए यूज हो सकता है, वो वाला नहीं। कंप्यूटर नाम की मशीन जो है उसके कई यूसेस हैं, उसके बहुत सारे यूज हैं, ठीक है, और उसको टीचिंग के लिए, इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, इसका मतलब सारे कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स की जाति की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है, हम एक जेनेरिक रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, हम एक जेनेरिक रेफरेंस ले रहे हैं, हम कंप्यूटर वर्ड का यूज करके जो बात कह रहे हैं वो कंप्यूटर की क्लास पर अप्लाई होती है, किसी एक कंप्यूटर पर नहीं। हाँ, कैंगरू का सेंटेंस में यूज करके हम एक ऐसी बात कह रहे हैं जो सारे कैंगरूज पर अप्लाई होती है, पूरी जाति पर अप्लाई होती है, किसी एक कैंगरू पर नहीं। लायन का सेंटेंस में इस तरह से यूज करके जो बात आप कह रहे हो वो लायंस की पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई होती है, किसी एक एनिमल पर, किसी एक लायन पर नहीं, है ना। तो इस तरह से अगर सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर अगर अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ आप द का यूज करते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं। अगर प्लूरल नाउन है, अगर नाउन प्लूरल है तो भी आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन फिर आर्टिकल नहीं आएगा, फिर आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। या तो आप कहें द कैंगरू या आप कहें कैंगरूज। तो द कैंगरू का मतलब फिर सारी क्लास से ही होगा। लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, शेर जंगली जानवर होते हैं, लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। Goats are domestic animals. Goats are domestic animals. Computers are used for instructional purposes. Computers are used for instructional purposes. Computers को instructional purpose से यूज किया, टीचिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। तो यहाँ कंप्यूटर्स का मतलब सारे कंप्यूटर से है, गोट्स का मतलब सारी गोट से है ना। पूरी क्लास की बात कर रहे हो, पूरी क्लास की बात करने के लिए या तो उस नाउन के साथ द का यूज कर लो या उसका प्लूरल बना दो, एक ही बात है। तो ये सारे सेंटेंसेस भी सही हैं अपनी जगह पर, बस यहाँ हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है। अच्छी तरह से पढ़ लो इनको।
ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ द। अब इसका एक एक्सेप्शन है, अगर इसको, ये जो हमने फोर्थ यूज लिया है, इसको अगर हम एक रूल मान लेते हैं, इसको एक नियम मान लेते हैं, तो इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है, वो है मैन, MAN, मैन। मैन इज एन एक्सेप्शन। गोट की तरह, लायन की तरह, कंप्यूटर की तरह और कैंगरू की तरह मैन भी एक कॉमन नाउन है। जिस तरह से सेंटेंस में कैंगरू का यूज आपने उसकी पूरी क्लास के लिए किया था, उस तरह से कभी कभी हम सेंटेंस में मैन, MAN, मैन का यूज पूरी मानव जाति के लिए करते हैं। कई बार हम अपने सेंटेंस में मैन वर्ड का यूज करते हैं मैनकाइंड को डिस्क्राइब करने के लिए। मैनकाइंड मतलब मानव जाति, सारे इंसान आ गए उसमें। कभी कभी हम कहते हैं मैन, लेकिन मैन का मतलब पूरे जो है मैनकाइंड से होता है ना। तो अगर मैन का यूज पूरे मैनकाइंड के लिए करोगे, अगर लायन का यूज उसकी पूरी क्लास के लिए करते हो, लायन का यूज उसकी पूरी जाति के लिए करते हो, तब तो कहते हो द लायन। लेकिन मैन का यूज अगर उसकी पूरी क्लास के लिए करोगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको ऐसे नोट करेंगे एक्सेप्शन को। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मैन मैन शब्द से पहले आर्टिकल नहीं आता है when it is used to represent the whole mankind. The whole mankind मतलब अगर मैन का यूज पूरी मैनकाइंड यानी मानव जाति के लिए किया जाता है सेंटेंस में, मैन का मतलब एक आदमी से, एक इंसान से ना होकर अगर पूरी इंसानियत से हो, मानवता से हो, तो फिर मैन के साथ आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि हम कहता है ना मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, इंसान, मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। तो मैन का मतलब यहां कोई एक आदमी से थोड़ी ना, कोई एक आदमी नश्वर है ऐसा तो नहीं है। पूरी इंसानियत, पूरी मानव जाति नश्वर है, सारे इंसान जो हैं मॉर्टल हैं। तो यहां मैन से मतलब पूरी क्लास से है, लेकिन हमने फिर भी आर्टिकल यूज नहीं किया। जब हम लायन का यूज इस तरह से कर रहे थे तब हम कह रहे थे द लायन। जब हम कैंगरू का यूज इस तरह से कर रहे थे तब हमने कहा था द कैंगरू। लेकिन जब मैन का यूज इस तरह से कर रहे हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे। द मैन इज मॉर्टल नहीं, सिर्फ मैन इज मॉर्टल है ना। मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन इज अ सोशल बीइंग। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल बीइंग। मैन इज क्यूरियस बाय नेचर, मैन इज क्यूरियस बाय नेचर। इंसान, मनुष्य अपने स्वभाव से क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, ईगर, उसको जानने की इच्छा है, वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है। ये इंसान का जो है बेसिक नेचर है। मैन इज क्यूरियस बाय नेचर। Man has caused great damage to the environment. Man has caused great damage to the environment. इंसान ने, मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एनवायरनमेंट की जब भी बात करते हैं ना, पर्यावरण की, तो एनवायरनमेंट के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। अगर मान लीजिए कभी कोई इस तरह का टॉपिक जो है ऐसे राइटिंग के लिए आ जाए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई एनवायरमेंटल इशू हो, पर्यावरण से जुड़ा कोई टॉपिक हो और उसमें आपको एनवायरनमेंट वर्ड काम में लेना है, तो ध्यान रखिएगा एनवायरनमेंट के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल। द एनवायरनमेंट, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। हाँ, वो एक्सेप्शंस जो हैं, ग्रुप ए का डिटर्मिनर आ गया तो आर्टिकल नहीं लगेगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन वैसे एनवायरनमेंट के साथ द मैन हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट का मतलब इंसान ने, मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब एक आदमी तो क्या नुकसान पहुंचाएगा, इंसान ने पहुंचाया, मतलब सब लोगों ने मिलकर
ऐसी हरकतें की हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है। तो यहां मैन के साथ किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, ये जो क्रॉस किया है इसका मतलब ये नहीं कि गलत सेंटेंस है, यहां क्रॉस का मतलब है कि आर्टिकल यूज नहीं होगा। सेंटेंस ये चारों सही हैं। यहां इन सेंटेंसेस में मैन का मतलब पूरी मानव जाति से है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैन का जब आप सेंटेंस में यूज करोगे मैन वर्ड का, तो एक होता है अ मैन आर्टिकल के साथ और बिना आर्टिकल के। अ मैन, द मैन और मैन, तीनों का अलग अलग मतलब होगा। अगर आप कहेंगे अ मैन, तो अ मैन का मतलब होगा एक आदमी, कोई एक आदमी, अनिश्चित, इनडेफिनेट। अगर आप कहेंगे द मैन, तो द मैन का मतलब होगा वो आदमी, निश्चित, डेफिनेट। और अगर आप सिर्फ मैन कहेंगे तो इसका मतलब इंसान, मनुष्य जाति, मैनकाइंड, ठीक है। अ मैन मतलब एक आदमी, द मैन मीन्स वो आदमी, मैन का मतलब मनुष्य, मानव जाति, इस तरह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सिंगुलर कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। फिफ्थ यूज, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ यूज, ये कुछ वर्ड्स हैं, सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड। ये जो वर्ड्स है ना, सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। सूरज की, सूर्य की बात करते हैं तो द सन, चंद्रमा की बात करते हैं द मून, पृथ्वी की बात करते हैं द अर्थ, आसमान, आकाश के बारे में कुछ कहते हैं तो द स्काई, ठीक है, और दुनिया की बात करते हैं तो द वर्ल्ड। फिक्स्ड आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल आता है, ठीक है ना। जैसे द मून हैज नो एटमोस्फियर, द मून हैज नो एटमोस्फियर, मून का एटमोस्फियर नहीं है। अर्थ के ऊपर तो एटमोस्फियर है, ठीक है, लेकिन मून जो है वहां वातावरण, एटमोस्फियर नहीं है। द मून हैज नो एटमोस्फियर। द मून, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। Mercury is the nearest planet to the sun. The sun, दूरी के मामले में सूरज से, सूर्य के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी, बुध ग्रह, मर्क्यूरी। Who is the richest man in the world? Who is the richest man in the world? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? द वर्ल्ड। The earth is getting warmer. The earth is getting warmer. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का, पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। द अर्थ इज गेटिंग वार्मर। नियरेस्ट और रिचेस्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल इसलिए यूज किया क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। द नियरेस्ट, द रिचेस्ट। ठीक है ना। तो इन वर्ड्स का हमें कॉमनली यूज करना पड़ता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। स्काई, आकाश, आसमान। वी सॉ अ रेनबो इन द स्काई। वी सॉ
a rainbow in the sky. We saw a rainbow in the sky. मैंने आसमान में इंद्रधनुष देखा. The sky. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. The sky, the world, the sun, the moon, the earth. याद रखना है इसको. तो आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ यूज, डेफिनेट आर्टिकल का सिक्स्थ यूज, छठा यूज. Before the names of. Before the names of the following things. Before the names of. कुछ चीजों के नाम से पहले. कुछ चीजों के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है. कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक किताबें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ जिनको हम कहते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, उपनिषद, ये क्या है? ये रिलीजियस बुक्स हैं. तो रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल आता है. ठीक है. तो इसमें हम सिक्स में ABCDEFGH करके ऐसे पॉइंट्स बना लेते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ ए, सबसे पहले रिलीजियस बुक्स. रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है. ठीक है. रिलीजियस बुक्स में द गीता, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से. द वेदास, द उपनिषद्स. अगर आपको वेदों और उपनिषदों का रेफरेंस देके कहना है कि ऐसा वेदों में लिखा है, तो आप कहेंगे इट इज रिटन इन द वेदास. द ऋग वेदा, किसी वेद का नाम लेते हैं तो द ऋग वेदा, द ऋग्वेद, इस तरह से. रिलीजियस बुक्स के अलावा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नेम्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है. ऐतिहासिक स्मारक जो होते हैं, ताजमहल है जैसे, कुतुब मीनार है जैसे, है ना, चार मीनार है जैसे, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बुलंद दरवाजा, जितने भी हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, और भी जितने भी हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है. इसके बाद में रिवर्स, सीज एंड ओशंस. रिवर्स, सीज एंड ओशंस. नदियां, समुद्र, महासागर. किसी नदी का नाम, किसी समुद्र का नाम, किसी महासागर यानी ओशन का नाम. वाटर बॉडीज के जो नाम होता है ना, जैसे द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द गंगा, द टेम्स. टेम्स नदी लंदन में एक रिवर है, उसका नाम है द टेम्स. द रेड सी, द अरेबियन सी, अरब सागर, द अरेबियन सी. द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द इंडियन ओशन. द यमुना, द टेम्स, द इंडियन ओशन. अब ये तो सारा याद रखने का काम है. इन सब चीजों को तो याद रखना है. इसी में सिक्स्थ पॉइंट में आगे डी. बिफोर द नेम्स ऑफ inventions, before the names of newspapers, English newspapers, before the names of political parties, Rajnetik political parties, before the names of some international organizations, some international organizations. Before the names of groups of islands, groups of islands, द्वीप समूह, द्वीपों के समूह. इन्वेंशंस क्या होता है? इन्वेंशंस मतलब आविष्कार, आविष्कारों के नाम, इन्वेंशंस के नाम. आप ये बताना चाहते हो कि किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट करी थी,
हाँ, कोई किसी के द्वारा किया गया इन्वेंशन है, तो उस इन्वेंशन के नाम के साथ आप अपने सेंटेंस में द का यूज करोगे। जैसे कंप्यूटर को आप एक इन्वेंशन कहते हो अगर, तो आप कहोगे द कंप्यूटर। अगर आप अपने सेंटेंस में ये बता रहे हो कि कंप्यूटर नाम का एक आविष्कार है ना, तो आविष्कार मानते हुए, इन्वेंशन मानते हुए आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। द कंप्यूटर is said to be the most useful invention of the 20th century. कंप्यूटर को 20वीं सदी का सबसे उपयोगी, सबसे यूजफुल इन्वेंशन कहा जाता है। The computer is said to be the most useful invention of the 20th century. इस सेंटेंस में आप देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज 3 बार हुआ है, 3 जगह। कंप्यूटर के साथ इसलिए हुआ है कि कंप्यूटर एक इन्वेंशन है। मोस्ट यूजफुल के साथ इसलिए किया है क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, और 20th के साथ इसलिए किया है क्योंकि वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल्स के साथ द आता है, सुपरलेटिव के साथ द आता है, और कंप्यूटर के साथ इसलिए किया क्योंकि हमने कहा सेंटेंस में कि कंप्यूटर इज एन इन्वेंशन। कंप्यूटर 20वीं सदी का सबसे यूजफुल इन्वेंशन माना जाता है। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आप अपने सेंटेंस में कंप्यूटर को इन्वेंशन की तरह देखें। अगर आप ये कहते हैं आई हैव अ कंप्यूटर एट होम, आई हैव अ कंप्यूटर एट होम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास घर पर एक कंप्यूटर है। He has bought a computer. He has bought a computer for his kids. उसने अपने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है। He has bought a computer for his kids. A computer. इन दोनों सेंटेंसेस में आप ये थोड़ी ना कह रहे हो कि कंप्यूटर एक आविष्कार है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप कह रहे हो एक। मेरे पास घर पर एक कंप्यूटर है, उसने अपने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है। एक, वन। तो जब आपको कहना है वन, एक, तो आप जानते हो उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं। ठीक है ना? जब आप वन के सेंस में बात करते हो, जब आपको एक की संख्या बतानी होती है, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते, इंडेफिनेट का करते हैं। अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर। द कंप्यूटर इन्वेंशन, देखो उस चीज को इन्वेंशन तब माना जाएगा जब सेंटेंस में कहीं ना कहीं इन्वेंशन वर्ड का यूज हुआ हो। इन्वेंशन, इन्वेंट, ये वाले वर्ड्स अगर आते हैं ना सेंटेंस में, तो इसका मतलब हम उसको इन्वेंशन की तरह देखना चाहते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। बॉल पेन जिसको हम बोलते हैं बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। अब इस सेंटेंस में हम खुद कह रहे हैं कि बॉल पॉइंट पेन एक इन्वेंशन है। बॉल पॉइंट पेन को इन्वेंशन मान करके हमने सेंटेंस बनाया है। तो ये वर्ड आ गया ना, इन्वेंट, इन्वेंट या इन्वेंटेड, तो इसका मतलब आप उसको इन्वेंशन की तरह देखना चाहते हो, फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। लेकिन आपको ये कहना है कि मेरे पास जेब में एक बॉल पेन है, मेरे पास एक बॉल पॉइंट पेन है, तो क्या कहोगे? आई हैव अ बॉल पॉइंट पेन, आई हैव अ बॉल पॉइंट पेन। तो वहां अ का मतलब होगा वन। आई हैव वन बॉल पॉइंट पेन। तो वन की बात करनी है तो द का यूज नहीं करना है, उसके लिए तो फिर अ या एन का ही यूज आपको करना चाहिए। तो इन्वेंशंस के अलावा फिर न्यूज़पेपर्स के नाम। न्यूज़पेपर्स मतलब अखबार, कौन से अखबार? इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, डेफिनेट आर्टिकल का यूज सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ होता है, दूसरी भाषाओं के न्यूज़पेपर्स के साथ नहीं। ठीक है ना? एक तरह से आप न्यूज़पेपर्स तो आप सभी पढ़ते होंगे इंग्लिश के, है ना? तो इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए तो द जो है उसके नाम का एक हिस्सा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू के ऊपर लिखा है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर लिखा है द इकोनॉमिक टाइम्स, द स्टेट्समैन,
है ना। तो एक तरह से द जो है डेफिनेट आर्टिकल वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर के नाम का एक हिस्सा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना। द इकोनॉमिक टाइम्स, पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में या बाहर किसी दूसरे कंट्री में, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम डेफिनेट आर्टिकल आता है उसके साथ। द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द आम आदमी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं सारी। फिर उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन, जैसे कि यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र, तो द यूएनओ, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम यूएनओ की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, द यूएनओ। यूएनओ से जुड़े दूसरे जो यूएनओ के ऑर्गन्स हैं वो द यूनेस्को, द यूनिसेफ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, the WHO, the World Health Organization, the ICJ, the International Court of Justice, ठीक है ना, the IMF, जितने भी हैं, the UNO, the UNESCO, the UNICEF, the WHO, the ICJ, the IMF, the World Bank, the Interpol, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल जो है, इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। ठीक है ना। इसी तरह से मतलब हमारे देश में, कंट्री में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे नाम, उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आता है ना। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम, द सीबीआई, द आईबी, द इंटेलिजेंस ब्यूरो, द रॉ, द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई। ये इंटरनेशनल तो नहीं लेकिन नेशनल ज़रूर हैं, तो इनके नेम्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। जब भी सीबीआई का रेफरेंस देकर के कोई बात आपको कहनी है तो आप कहेंगे द सीबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हवाला देकर कोई बात आपको सेंटेंस में कहनी है तो आप कहेंगे द आरबीआई। लिखते वक्त ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को तो ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी उसमें, कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह, आइलैंड्स के ग्रुप्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप। कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो बेसिकली आइलैंड्स के ग्रुप होते हैं, जैसे द मालदीव्स, द फिलीपींस, डेफिनेट आर्टिकल आता है। ये क्या हैं? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं, एच के बाद आई, बैटल्स एंड वॉर्स, लड़ाइयाँ, युद्ध, लड़ाइयों के नाम, वॉर्स के नाम, बैटल्स के नाम। किसी हिस्टोरिकल बैटल का नाम आपको लेना है या कोई भी बैटल या वॉर का नाम आपको लेना है, डेफिनेट आर्टिकल। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द कारगिल वॉर, कारगिल की लड़ाई, द वियतनाम वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
द बैटल ऑफ पानीपत, द हल्दी घाटी बैटल, द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल्स के और वॉर्स के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है ना, तो ये था आपका 6th पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट। 7th यूज लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। हमने ये देखा कि सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पॉपुलर, इस तरह से, है ना। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, पॉजिटिव डिग्री भी होती है। तो क्या कभी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ये हमें पता है। हमने इनडेफिनेट आर्टिकल में देखा था, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, है ना, अ बेटर पर्सन, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, ऐसा एग्जांपल लिया था हमने। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब तो उसके साथ अ एन का यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज होता है? होता है या नहीं होता है? कभी कभी होता है। कब होता है वो याद रखना है। तो ये हमारा 7th पॉइंट है, ए। 7th में ए। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री तो यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ये 3 वर्ड्स और होते हैं, ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। ठीक है, इस तरह से he is the younger of the two brothers. He is the younger of the two brothers. उन 2 भाइयों में से वो ज्यादा छोटा है। मतलब जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, वो 2 भाइयों में से छोटा है। He is the younger of the two brothers. उन 2 भाइयों में से छोटा कौन है? ये। He is the younger of the two brothers. तो देखो, यंग की कंपैरेटिव डिग्री है यंगर, यंग, यंगर, यंगेस्ट। और सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखो ऑफ द टू, 3 वर्ड्स, ऑफ द टू। ही इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स। शी was the more beautiful, she was the more beautiful of the 2 girls. उन 2 लड़कियों में से वो लड़की ज्यादा सुंदर थी। She was the more beautiful of the 2 girls. This is the costlier of the 2 items. This is the costlier of the 2 items. इन 2 आइटम्स में से ये वाला आइटम ज्यादा महंगा है। तो देखो, इन तीनों सेंटेंसेस में जहां कंपैरेटिव डिग्री है, वहां उसके बाद है ऑफ द 2, यंगर ऑफ द 2, कॉस्टलियर ऑफ द 2, मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद लिखा हो ऑफ द 2, तो उसके साथ फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज आपको करना होता है। आर्टिकल द ऑफ द 2, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द 2। एक तो ये, मतलब देखो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन, THAN, देन लिखा है, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद वाला वर्ड जो है वो है देन, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे
ही इज यंगर देन हिज ब्रदर, ही इज यंगर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से छोटा है, उम्र में वो अपने भाई से छोटा है, इज यंगर देन हिज ब्रदर, इज यंगर देन हिज कंपेनियन, कुछ भी कह सकते हो, अपने साथी से वो उम्र में छोटा है, इज यंगर देन हिज कंपेनियन। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, देन आ रहा है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आ जाता है ना, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, जस्ट बाद में अगर देन है तो नो आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल तब यूज होता है जब ऑफ द टू हो, या अगर बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ एन का यूज, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। चलिए इसी में 7th में बी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पैरेलल कंपैरिजन दिखाना होता है। एक ही सेंटेंस में आप 2 बार कंपैरेटिव फॉर्म्स का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप 2 बार करते हैं। आपको यह बताना होता है कि किसी एक चीज की डिग्री के बढ़ने के साथ साथ किसी दूसरी चीज की डिग्री भी बढ़ती है। जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे ये घटता है वैसे वैसे वो घटता है। मतलब किसी एक चीज की डिग्री बढ़ती है तो साथ साथ में दूसरे की भी डिग्री बढ़ती है। ये अगर आपको बताना हो अपने सेंटेंस में, तो आप जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 बार करोगे और दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा इस तरह से। द मोर यू रीड, द रिचर your vocabulary will become। जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी आपकी वोकैबुलरी रिच होती जाएगी। अब देखो MORE, मोर, ये जो वर्ड है ना मोर, ये मैनी और मच का कंपैरेटिव है। मैनी और मच, ये जो 2 डिटर्मिनर्स हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। मैनी और मच का मतलब ज्यादा, मोर का मतलब और ज्यादा, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, है ना। तो मोर वर्ड खुद अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। सिर्फ अगर सेंटेंस में मोर वर्ड का यूज करते हो ना, तो ये वर्ड खुद अपने आप में मैनी और मच का कंपैरेटिव फॉर्म होता है ना। तो मोर के साथ फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा अगर सेंटेंस में साथ में एक और कंपैरेटिव डिग्री है तो। द मोर यू रीड द रिचर योर वोकैबुलरी विल बिकम। जितना ज्यादा आप रीड करते हो उतनी आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती जाएगी, रिच होती जाएगी। The sooner you start, the faster you will succeed. The sooner you start, the faster you will succeed. जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आप सफल होंगे। सक्सीड वर्ब है, सक्सीड मतलब सफल होना, कामयाब होना। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी सफल होंगे। The sooner you start, the faster you will succeed. The harder you work, the luckier you become. The harder you work, the luckier you become. जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा आप भाग्यशाली बनते हैं। The harder you work, the luckier you become. देखिए इन सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री 2 बार एक सेंटेंस में यूज हुई है। पैरेलल कंपैरिजन दिखाया हमने, एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज कर सकते हो। बिल्कुल माइंड में जो है ना, इसकी एक एकदम क्लियर पिक्चर बना लेनी है हमें कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है, ठीक है। कंपैरेटिव के साथ अगर देन है तो आर्टिकल नहीं आता। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ एन का यूज करते हैं, और अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद है ऑफ द टू, 3 वर्ड्स ऑफ द टू, तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बची क्या, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री भी तो होती है, गुड, इजी, हैप्पी, ब्यूटीफुल। तो क्या सवाल यह है कि क्या कभी एडजेक्टिव की
पॉजिटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल का यूज करते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों के साथ करते हैं, देख लिया करके हमने। लेकिन क्या कभी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर हमें उस एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तब। है तो वो एडजेक्टिव, लेकिन हमें अपने सेंटेंस में उसको नाउन बनाकर दिखाना है। एडजेक्टिव क्या होता है आप जानते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, है ना। तो जब भी आप कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हो ना, तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन भी होता है। पता चलता है ना कि किसकी विशेषता बता रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक एडजेक्टिव यूज करूं, मैंने मान लीजिए एक एडजेक्टिव यूज किया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का मतलब तो है ईमानदार। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब कौन ईमानदार है? किसको ईमानदार बताया मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, ना ही साथ में कोई नाउन है। मैं कह रहा हूं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट कोई आदमी हो सकता है, ऑनेस्ट कोई सर्वेंट हो सकता है, ऑनेस्ट कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, ऑनेस्ट कोई कर्मचारी एम्प्लॉई हो सकता है। भाई कोई भी नाउन ऑनेस्ट के साथ आ सकता है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट सिटीजन, ऑनेस्ट एम्प्लॉई, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, है ना। तो जब तक साथ में नाउन नहीं है तब तक ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑनेस्ट जो है ये किसकी क्वालिटी है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये नाउन का होना जरूरी है। एडजेक्टिव जब यूज करोगे तो आगे पीछे कहीं ना कहीं कोई नाउन होगा, तब पता चलेगा ना कि ये विशेषता, ये क्वालिटी उसकी है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम नाउन का यूज करते ही नहीं, कभी कभी हम एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, द का, द प्लस एडजेक्टिव। तो अगर हम सिर्फ एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करके छोड़ देंगे तो वो खुद अपने आप में नाउन बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे तो वो खुद अपने आप में किसका काम करने लगेगा? नाउन का। यहां मैंने एडजेक्टिव लिखा है तो यहां एडजेक्टिव से मतलब है पॉजिटिव डिग्री से। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। तो अगर आप आर्टिकल द का यूज एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ करेंगे तो वो खुद अपने आप में प्लूरल का नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्लूरल का नाउन। जैसे अगर आप कहते हैं दी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ द का यूज करते हैं तो दी ऑनेस्ट का मतलब होगा, ये नाउन बन गया, ईमानदार लोग। दी ऑनेस्ट का मतलब वो सारे लोग जो ईमानदार हैं। दी ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल। पीपल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप कहते हो दी ऑनेस्ट तो इसका मतलब ईमानदार लोगों से है, फिर आपको पीपल वर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं। या तो आप कहें ऑनेस्ट पीपल या आप कहें दी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप कहते हैं द वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, अकलमंद, तो द वाइज का मतलब होता है वाइज पीपल, अकलमंद लोग, बुद्धिमान लोग। अगर आप कहते हो द रिच, तो द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, अमीर लोग, सारे लोग जो अमीर हैं। अगर आप कहते हो द पुअर, तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, पुअर पीपल। या तो आप कहें पुअर पीपल या फिर आप कहें द पुअर, एक ही बात है। या तो कहें द पुअर या कहें पुअर पीपल, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना। अब आप इसको सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं। The honest are respected everywhere. The honest are respected everywhere. ईमानदारों का हर जगह सम्मान होता है। ईमानदार लोग हर जगह सम्मानित होते हैं। The honest are respected everywhere का मतलब honest people are respected everywhere. वो लोग जो honest हैं they are respected everywhere. The honest means honest people. तो या तो आप आर्टिकल द हटाओ और उसके साथ people का यूज करके कहो honest people are respected everywhere, या आप कहो the honest are respected everywhere, एक ही बात है। ठीक है। तो wise
हैव आईज इन देयर हेड्स। कहावत है कि जो अक्लमंद बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनकी आंखें उनके मस्तिष्क के ऊपर होती हैं, ठीक है, मतलब वो सब कुछ देख लेते हैं। द वाइज हैव आईज इन देयर हेड्स। द रिच are becoming richer and the poor are becoming poorer. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो द रिच का मतलब है रिच पीपल और द पुअर का मतलब है पुअर पीपल। द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअरर। The rich have more purchasing power than the poor. Purchasing power means खरीदने की ताकत। जिसके पास पैसा है उसके पास purchasing power है। कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए we need money। तो जिसके पास जितना ज़्यादा मनी है उसके पास उतना ज़्यादा परचेजिंग पावर है। तो आप कह रहे हैं अमीरों के पास गरीबों की तुलना में ज़्यादा परचेजिंग पावर होता है। रिच पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर देन पुअर पीपल। द रिच हैव मोर परचेजिंग पावर देन द पुअर। द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। He is a teacher of the blind. He is a teacher of the blind. वो ब्लाइंड लोगों का टीचर है, ब्लाइंड लोगों को पढ़ाता है। वो लोग जो नेत्रहीन हैं वो उन्हें टीच करता है। तो ही इज अ टीचर ऑफ द ब्लाइंड। द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल। वो लोग जो ब्लाइंड हैं वो उनको पढ़ाता है। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने से वो अपने आप में एक नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। और उसका मतलब होता है लोगों से, पीपल। उस क्वालिटी को, उस विशेषता को रखने वाले लोग। एग्जाम्पल्स काम आएंगे आपके। ये जितने एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस को आप याद करेंगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, उतना आपके लिए काम आसान होता जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इसको याद रखने से कुछ नहीं होगा। ये याद रख लिया, एग्जाम्पल एक एक बार पढ़ लिए और समझ लिया, है ना। उससे बेहतर है कि आप एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। 3 बार, 4 बार, 5 बार कोशिश करें कि वो सेंटेंस आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। एक होता है रटना, एक होता है मेमोराइज करना। क्रैम करना, मेमोराइज करना, दोनों में डिफरेंस है। देखो, क्रैमिंग अच्छी चीज़ नहीं है, मेमोराइज करना अच्छी चीज़ है। क्रैम करने का मतलब क्या होता है? रटने का मतलब क्या होता है? समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर भी उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज क्रैमिंग। समझा कुछ नहीं लेकिन रट लिया, उसको क्रैमिंग बोलते हैं। क्रैमिंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हालांकि कभी कभी क्रैमिंग भी काम आ जाती है, बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मेमोराइजेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जब चीज़ों को मेमोराइज करते हैं ना, तो चीज़ों को समझने के बाद एक सिस्टम से हम उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चीज़ों को समझकर, सेंटेंसेस को, एग्जाम्पल्स को समझकर उनको मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करोगे ताकि वो याद रह जाएं, वो मेमोराइजेशन है। और लैंग्वेज लर्निंग में मेमोराइजेशन बहुत काम आता है। और मेमोराइजेशन रूल्स का नहीं, एग्जाम्पल्स का। रूल्स को मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा। जितने आप सेंटेंसेस याद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए स्मूथ सेलिंग है, और उतना वो सेंटेंस आपको काम आते रहेंगे। तो ये डेफिनेट आर्टिकल के जो यूसेस हमने देखे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट यूसेस हैं। इन यूसेस पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नहीं भी बना मान लो आर्टिकल के ऊपर तो कोई बात नहीं। आर्टिकल का यूज तो हमें हर सेंटेंस में नहीं तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में करना होता है। द के बगैर बनने वाले सेंटेंस कम होते हैं। 70% सेंटेंस आप मान के चलिए, आप जो बनाओगे उसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ आपको, या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ आपको करना होगा, है ना। तो इसलिए पता होना चाहिए कि कहाँ अ, एन और द का यूज़ हमें करना होता है।
अब जैसे ये सपोज क्वेश्चन आ गया, बिगर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। बिगर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। हाँ, अब आपसे कहा कि इसमें एरर कहाँ है, मिस्टेक है क्या? अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? कहना चाह रहा है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा मिलता है जितना बड़ा हम रिस्क लेते हैं। बिगर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। तो देखो इसमें दो कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं, बिगर और ग्रेटर। दोनों के साथ आर्टिकल होना चाहिए था, दोनों के साथ नहीं कर रखा है। तो हम सेंटेंस को ऐसे रीराइट करेंगे, द बिगर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड। द बिगर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड। ये गलत था, ये सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर ये छोटा सा सेंटेंस आ गया, पुअर आर सफरिंग, पुअर आर सफरिंग, गरीब लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो बात तो यहाँ गरीब लोगों की हो रही है ना, सारे गरीब लोग, पुअर आर सफरिंग। तो जब एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का यूज़ पूरी मतलब सब लोगों के लिए करते हैं, नाउन की तरह करते हैं, तो आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो होना चाहिए था द पुअर आर सफरिंग, पुअर आर सफरिंग नहीं, द पुअर आर सफरिंग। ये द पुअर मीन्स पुअर पीपल, और सिर्फ पुअर का मतलब वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। द पुअर नाउन की तरह काम करेगा। द डेफ कैनॉट हियर, डेफ माने बहरा, तो जो लोग डेफ होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता। डेफ पीपल कैनॉट हियर, द डेफ कैनॉट हियर, द डम कैनॉट स्पीक। डम माने गूंगा, जो बोल नहीं सकता, द डम कैनॉट स्पीक। डेफ और डम दोनों एडजेक्टिव्स हैं। द डेफ कांट हियर, द डम कांट स्पीक। तो आपने एडजेक्टिव को नाउन की तरह सेंटेंस में यूज किया है। ठीक है ना? तो ये तो हमने देखे आर्टिकल्स के यूज, इनडेफिनेट आर्टिकल को और डेफिनेट आर्टिकल को किस तरह से यूज करना है। अब इसका अगला पार्ट है आर्टिकल का ओमिशन, कहां आर्टिकल को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में बातचीत होगी ओमिशन की, कहां आर्टिकल को छोड़ देना है, ना तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है वहां और ना ही डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर ओमिशन पर बात करेंगे। थैंक यू।